अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद अब्दुल्ला साद है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 2022 में ओपन एआई की तरफ से चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था। एंड चैट जीपीटी जैसे ही लॉन्च हुआ था तो उसने आईटी की पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। तो सबसे फर्स्ट थिंग अगर आप नोट करें जो चेंजेस चैट जीपीटी की वजह से आई हैं, सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि जो राइटिंग लोग करते थे, कंटेंट राइटिंग ऑनलाइन, वो बिल्कुल बदल गया। कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत ही एक अच्छा सा टूल हमारे पास आ गया चैट जीपीटी के नाम से। बाकी इसके अलावा जितने भी प्रोग्रामर्स थे वो कोड्स लिखते थे एंड देन उसको डिबग करते थे। एंड कोई अगर कोड में एडिशन करनी होती थी तो वो अलग से एडिशन करते थे। उसके बजाय चैट जीपीटी ने इस तरह से हेल्प किया कि उन चैट जीपीटी के ज़रिए अगर हम कोई कोड में चेंज करना चाहें तो हम डायरेक्ट उसको कोड भेज सकते हैं एंड चैट जीपीटी हेल्प करके पूरा कोड चेंज कर सकता है। तो इस तरह के मल्टीपल फंक्शनैलिटी चैट जीपीटी ने हमें प्रोवाइड की, बहुत सारे हमारे काम आसान किए। कुछ कुछ जगहों पे स्टिल चैट जीपीटी स्टिल इतना एफिशिएंट नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो चैट जीपीटी जो है वो काफ़ी यूज़फुल चीज़ थी। और आज जो है जो हमारा ट्यूटोरियल है वो बेस्ड होगा चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। अब चैट जीपीटी जो है वो बहुत यूज़फुल टूल है लाइक आई सेड, लेकिन चैट जीपीटी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो इतनी फंक्शनल नहीं हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे एरियाज जिसमें आप चैट जीपीटी पे वर्क नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, लेट्स लेट्स से कि मैं चैट जीपीटी से करंट इवेंट्स पूछूं कि आज के दिन दुनिया में क्या हुआ या आज के दिन की न्यूज़ क्या थी, तो चैट जीपीटी का जवाब ये होगा कि क्योंकि ये चैट जीपीटी एक एआई मॉडल है तो वो उसके पास रियल टाइम डाटा जो है वो मौजूद नहीं है। चैट जीपीटी 3.0 में वैसे भी 2021 तक का डाटा है और 2021 के बाद का डाटा मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो रीसेंट अपडेट्स नहीं दे सकता। उससे हम जो भी सवाल पूछते हैं वो सब कुछ बेस्ड है 2021 के डाटा पे। और 2021 के बाद के जितने भी इवेंट्स हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो चैट जीपीटी 3.0 के पास मौजूद नहीं है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के का जो ये ट्यूटोरियल है इसमें हम लोग पाइथन को यूज़ करके चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं स्मार्टली, और चैट जीपीटी को हम अपनी तरफ से रीसेंट डाटा इनपुट दे सकते हैं जिससे चैट जीपीटी हमारी हेल्प कर सकता है। तो अगर हम पाइथन को यूज़ करें, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हम पाइथन को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी अगर हम चाहें तो आर प्रोग्रामिंग को भी यूज़ करके ये वाला काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पाइथन ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है क्योंकि पाइथन बहुत ही इजी टू लर्न है। अब अगर आप में से किसी को पाइथन इस्तेमाल करना नहीं आती, कोई मसले की बात नहीं है। ये जो ट्यूटोरियल का पार्ट 1 है इसमें हम आपको बेसिक सी चीज़ें बताएंगे जिससे आप जो है पाइथन की कोडिंग समझ सकते हो। अच्छा, अब जैसे जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि चैट जीपीटी जब से आया है तो कोडर्स को बहुत या प्रोग्रामर्स को बहुत फ़ायदा हुआ है कि हमें खुद से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है कोड, हम उसको प्रॉम्प्ट लिख के भेज सकते हैं। इवन चैट जीपीटी का 3.0 वर्जन हो, कोई मसला नहीं है, उसमें भी वो बिल्कुल सही कोड लिख देता है। ऐसा कोड लिखता है जिसमें कोई एरर नहीं होता हल्का फुल्का। वरना यूजली कोडर्स हैं जब भी वो कोडिंग करते हैं तो वो कोई कॉमा, कोई कॉलन, कोई इस तरह की चीज़ मिस कर देते हैं जिसकी वजह से जो है पूरा कोड ख़राब हो जाता है। फिर उसको डीबग करना या उस कोड को, उस एरर को ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है और वो बहुत ही एक इनएफिशिएंट सा तरीका है। उसके बजाय चैट जीपीटी आपको आराम से मदद कर सकती है, डायरेक्टली पूरा कोड लिख देती है विद इन सेकेंड्स, जिसमें आपको घंटे लग सकते हैं। तो माना कि चैट जीपीटी जो है उसने काम आसान कर दिया सारे कोडर्स का, लेकिन पाइथन के बारे में अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अप्लाई करते हैं कहीं, जिसके बारे में अभी आपको बताया जाएगा, तो उसके लिए आपको पाइथन की नो हाउ ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर आप उस कोड को थोड़ा सा और एनहांस करना चाहिए, उस कोड को अपनी किसी पर्सनल ऐप पे इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी किसी पर्सनल प्रोडक्ट में इस्तेमाल करना चाहिए, कोई भी तो आपको पता हो कि उस कोड में चल क्या रहा है। तो इस ट्यूटोरियल में आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी जिससे जो है आप पाइथन की बेसिक कोडिंग सीख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं हम। अच्छा, पाइथन अगर आपको कोडिंग एक्सपीरियंस नहीं, नो वरीज। पाइथन जो है उसके लिए सबसे पहले आपको जो है पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अभी सबसे रीसेंट जो उसका वर्जन चल रहा है वो 3.11 पॉइंट समथिंग चल रहा है। तो आप जो है सबसे पहले पाइथन को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। अब पाइथन जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद की जो कहानी वो ये है कि अच्छा, पाइथन डाउनलोड करके आप डायरेक्टली उस पर कोडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन उसका जो प्रॉम्प्ट है वो थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड है। तो उसकी बजाय हम इस्तेमाल करते हैं एक आईडीई। आईडीई जो होती हैं वो एक, समझ लें, एक यूज़र फ्रेंडली कोडिंग इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे आप अपना कोड टाइप कर सकते हैं। तो एक
जो सबसे मोस्ट यूज्ड आईडी ही है वो है विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो भी फ्री डाउनलोड हो सकता है ऑनलाइन। आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को प्रोग्राम किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं ये करूँगा कि विजुअल स्टूडियो कोड आप लोग डाउनलोड कर लें। जैसे ही विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड होगा तो सबसे पहले आपने जाना है इधर फाइल पे, और फाइल पे जाके जो है ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर पे क्लिक करके मैंने पाइथन पार्ट 1 के नाम से एक फ़ोल्डर एक डेस्कटॉप पे बनाया हुआ है, जिसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब जैसे ही ये ओपन होगा तो ये वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे न्यू फाइल का, उस पर क्लिक करना है। न्यू फाइल पे क्लिक करके मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं नाम दे देता हूँ इंट्रोडक्शन के नाम से। इंट्रोडक्शन का नाम दे दिया। उसके बाद फाइल का नाम डॉट पी वाई कर देना है, क्योंकि ये जो है पाइथन की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है। जिस तरह से एक्सेल की फ़ाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्स एल एस एक्स होता है, और इसी तरीके से टेक्स्ट फाइल जो टी एक्स टी होता है, वैसे ही इस तरह से पाइथन की जो फाइल है उसकी की जो एक्सटेंशन है वो डॉट पी वाई है, तो वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम आ गए। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी कोई इंसान सीखना शुरू करता है तो सबसे एक बेसिक सा प्रोग्राम लिखा जाता है, जिसको मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम का नाम आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना होगा। सबसे पहले हम प्रिंट लिखते हैं। अच्छा, प्रिंट से क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम, प्रिंट फंक्शन से क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आउटपुट पर आ जाता है। तो मैंने प्रिंट लिखा। प्रिंट कमांड जो है वो ब्रैकेट से स्टार्ट होगी ऑब्वियसली, और उसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमास लगा दिया और उसके अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। सो प्रोग्राम को रन करने के लिए यहाँ पे एक बटन मौजूद है जिस पे हम क्लिक करेंगे, एंड आउटपुट पे जो है हमें हेलो वर्ल्ड नज़र आ जाएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जो है आउटपुट नज़र आ गया हमें। ये बिल्कुल बेसिक से पाइथन का प्रोग्राम था। सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पाइथन में वो है वेरिएबल का। तो वेरिएबल एक्चुअली होते क्या हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल्स जो हैं वो कंटेनर्स या बॉक्सेस कहलाते हैं जिसमें वैल्यूज़ स्टोर की जाती हैं। बहुत सिंपल। इस तरह के वेरिएबल्स आपने मैथमेटिक्स में ज़रूर पढ़े होंगे, जिसमें एक्स वाई ए बी सी कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम दे देते थे, उनको हम वेरिएबल बोलते थे। इसी तरीके से कॉन्स्टेंट्स भी होते थे, वो सेम कोई ना कोई नंबर्स होते थे। तो बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पे भी पाइथन में भी यही सेम कॉन्सेप्ट है कि जो वेरिएबल्स हैं वो कोई ना कोई हम अल्फ़ाबेट्स या कोई नाम हम उनको दे सकते हैं, उनमें कोई ना कोई वैल्यू रखी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह मैं एक वेरिएबल जिसका कोई भी हम नाम रख सकते थे, मैंने उसका नाम एक्स रखा और उसकी वैल्यू 5 स्टोर कर दी या 6 स्टोर कर दी। इसी तरीके से एक और वेरिएबल मैंने डिफ़ाइन किया जिसको मैंने वाई बोला, और मैंने उसकी जो वैल्यू है उसको मैंने 7 स्टोर कर दिया। चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए वो ये है कि पाइथन में हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। कुछ बेसिक डाटा टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। इंटीजर्स जो मैथमेटिक्स में नॉर्मली इंटीजर्स होते हैं उन्हीं की बात हो रही है, कि सारे नंबर 1 2 3 4 5 6 या -1 -2 -3 -4, ये इस तरह के सारे नंबर जो हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। इसी तरीके से अगर हम डेसिमल की बात करें, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2.5 या 2.75 या 2.005, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो फ्लोट्स कहलाते हैं। बूलियन जो डाटा टाइप जिसकी मैंने अभी बात करी, बूलियन डाटा टाइप जो है वो ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करता है। और ये बूलियंस का जो काम है वो इफ़ एल्स कंडीशंस की जब हम बात कर रहे होते हैं तब इस्तेमाल होता है, और इफ़ एल्स कंडीशन जो है हम इस वीडियो में आगे फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं जो पाइथन में एग्जिस्ट करती हैं और हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती हैं। तो एक चीज़ और जानना ज़रूरी है, वो ये है कि जिस तरह से अभी हमने दो वेरिएबल्स को डिफ़ाइन किया, एक वेरिएबल एक्स था जिसको 6 डिफ़ाइन किया था, और एक वेरिएबल वाई था जिसको 7 डिफ़ाइन किया था। इसी तरीके से जो कोई भी वेरिएबल अगर मैं बोलूँ तो उस वेरिएबल में हम किसी भी डाटा टाइप को एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल डिफ़ाइन कर रहा हूँ जिसका मैंने नाम लिखा है नेम। नेम के साथ मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और मैंने अपना नाम यहाँ पे लिख दिया। ये बात याद रखनी है कि कोई भी लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स अगर लिखे हुए हैं, जैसे किसी का नाम लिखा है या बहुत सारे लेटर्स लिखे हुए हैं एक साथ, तो इस डाटा टाइप को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। और एक बात याद रखनी है कि जब भी हम किसी वेरिएबल में स्ट्रिंग की वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे तो वो कॉमास के अंदर होगी। ये चीज़ ज़रूरी है, वरना हमारा जो अगर हम इस कोड को या किसी भी कोड को रन करें और इसमें हमने किसी स्ट्रिंग को कॉमास के अंदर नहीं लिखा तो वो एरर दे देगा।
इसके साथ साथ बिफोर हम आगे चलें इस कोर्स में, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं पाइथन की जो मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़ होती है, अगर मैं किसी कोई लाइन ऑफ कोड मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, और उसके साथ मैं हैश प्रेस कर दूँ, इस हैश को प्रेस करने के बाद मैं जो भी चीज़ लिखूँगा वो वो वाला पार्ट जो है वो कोड में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हैश के बाद आप जो भी लिखेंगे वो एज अ कमेंट इस्तेमाल होगा, और इससे फ़ायदा ये होता है इस तरह से कमेंट लिखने से कि अगर आपका कोई कोड कोई और प्रोग्रामर यूज़ करता है तो उसको पता होता है कि आपने जो है इस लाइन ऑफ कोड में क्या चीज़ की थी। ये प्रैक्टिस रखने से एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप अपना ही कोई कोड कुछ अरसे बाद इस्तेमाल करें या उस कोड को दोबारा खोलें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपने जो है किसी भी लाइन में या कोई स्पेसिफिक लाइन में क्या फंक्शन परफॉर्म किया था। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने फर्स्ट लाइन में x इज इक्वल्स टू 6 एक वेरिएबल को स्टोर किया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ एक कमेंट कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल x डिफाइन किया है दैट हैज़ द वैल्यू 6, जिसकी वैल्यू 6 है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी इस लाइन के एंड में भी कमेंट लिख सकता हूँ, a वेरिएबल y दैट हैज़ द वैल्यू 7। अब देखा जाए तो ये वाला कोड तो बहुत बेसिक सा है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है। जब आप फ्यूचर में फर्दर पाइथन में डेवलपमेंट करेंगे तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कोड भी आएंगे, और उन कॉम्प्लेक्स कोड को दूसरे बंदे को डिफ़ाइन करने के लिए कमेंट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ओके, तो एक और बेस्ट प्रैक्टिस जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जब भी हम वेरिएबल का नाम डिफ़ाइन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स डिफ़ाइन किया है, तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम इस तरह का नाम डिफ़ाइन करें जो इजी टू रीड हो और जो फंक्शन और जो वेरिएबल को डिफ़ाइन करता हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वेरिएबल एक्स को हटा के मैं लिख दूँ माई फर्स्ट वेरिएबल, तो ये एक बेहतर नाम होगा इंस्टेड कि मैं सिर्फ एक्स लिख देता। इसी तरीके से जो वाई यहाँ पे मौजूद है, इसको इसका नाम मैं चेंज करके माई सेकंड वेरिएबल में चेंज कर दूंगा। इससे भी यही फ़ायदा होता है कि अगर आप फ्यूचर में अपना कोड को दोबारा से गो थ्रू करें या आपका कोड कोई और प्रोग्रामर इस्तेमाल करे तो उसको ये कोड समझने में इजी टू अंडरस्टैंड होगा। तो इन बेस्ट प्रैक्टिसेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है पाइथन में डेवलपमेंट के लिए। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को अपने जहन में रखेंगे तो आपकी जो कोडिंग है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी और बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। उसी के साथ एक और बिल्ट इन डाटा टाइप मौजूद है पाइथन के अंदर जिसको हम लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है मल्टीपल आइटम्स की। लिस्ट के अंदर जो है कि कोई भी एक डाटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती हैं। मैं आपको एक लिस्ट डिफ़ाइन करके बता देता हूँ, बहुत इजी है। लिस्ट को क्रिएट करने का तरीका ये है कि हम उसका कोई नाम सोच लेते हैं। मैं यहाँ पे नाम सोच रहा हूँ माई फर्स्ट लिस्ट इज इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे एंड उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम एक कॉमा के बाद ऐड करते रहेंगे, 4, 5, 6। तो फर्स्ट लिस्ट मैंने क्रिएट कर दी जिसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर्स हैं। इसी तरीके से मैं एक माई सेकेंड लिस्ट के नाम से एक लिस्ट डिफ़ाइन कर रहा हूँ। लिस्ट का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई भी डाटा टाइप स्टोर की जा सकती है। पहली जो लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई है इसमें सारे के सारे इंटीजर्स मौजूद हैं। सेकंड लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ इसमें स्ट्रिंग मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल पहले एलिमेंट को मैंने एप्पल्स बोल दिया, दूसरा एलिमेंट को मैंने बनाना बोल दिया, तीसरा एलिमेंट को मैंने ऑरेंजेस बोल दिया और चौथे एलिमेंट को मैंने वाटरमेलन बोल दिया। रिमेंबर कि अभी मैंने बताया था कि जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होते हैं, तो मैंने यहाँ पे भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डिफ़ाइन कर दिया। लिस्ट्स का एक फ़ायदा ये है कि इसमें एक ही लिस्ट के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स को लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले एलिमेंट को 1 लिखूं और दूसरे एलिमेंट को एप्पल लिख दूं और तीसरे एलिमेंट को
3.5 लिख दूँ, तो इस लिस्ट के अंदर सबसे पहला एलिमेंट एक इंटीजर है, सेकंड एलिमेंट जो है वो एक स्ट्रिंग है, और थर्ड जो एलिमेंट है वो एक फ्लोट है यानी डेसिमल है। लिस्ट के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है कि एक ही लिस्ट के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स मौजूद हों, जैसे यहाँ पे थर्ड लिस्ट में। थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी कि जो नाम होते हैं वेरिएबल के, इस तरीके से लिस्ट के नाम भी इस तरह की हों कि वो इजी टू रीड हो या कोई बंदा अगर पढ़े तो उसको समझ आ जाए। तो माय फर्स्ट लिस्ट की जगह अगर मैं इसको लिख दूँ ए लिस्ट ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स, तो ये लिस्ट का जो नाम है वही डिफ़ाइन करेगा कि लिस्ट के अंदर क्या मौजूद है। इसी तरीके से सेकंड जो लिस्ट हमारे पास मौजूद है उसको मैं फ्रूट्स का नाम दे सकता हूँ, क्योंकि फ्रूट्स के नाम सारे डिफाइंड है। थर्ड लिस्ट जो है वो एक एग्जांपल के तौर पे थी, तो इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं माय थर्ड लिस्ट ही रख देता हूँ। लिस्ट जो है वो मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप है जो पाइथन में यूज होती है फॉर डेटा एनालिसिस। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए आपका जो बहुत सारे यूज़ होगा वो लिस्ट से होगा। याद रखनी है कि पाइथन जो है किसी भी लिस्ट की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं इस लिस्ट की बात करता हूँ, लिस्ट ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स जो है, पाइथन जो है इस लिस्ट के एलिमेंट्स की इंडेक्सिंग कर देता है। इंडेक्सिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 है, सेकंड एलिमेंट जो है वो 2 है, थर्ड एलिमेंट 3 है, फोर्थ एंड 5 एंड देन 6, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। पाइथन ऑटोमेटिकली इंडेक्स सेट कर देता है, एक जगह सेट कर देता है एलिमेंट्स की। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू पाइथन, इस एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 0 है। जो सेकंड एलिमेंट है जो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका जो इंडेक्स पाइथन के मुताबिक 1 है। थर्ड एलिमेंट जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स पाइथन के मुताबिक 2 है। यानी पाइथन की जो इंडेक्सिंग है, पाइथन की जो काउंटिंग है एलिमेंट्स की, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0 हुआ, एंड देन उसका सेकंड एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो 1 हुआ, एंड देन थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स जो है वो 2 हुआ, एंड सो ऑन। तो इंडेक्सिंग का फ़ायदा कुछ यूँ होता है कि अगर हमें किसी भी लिस्ट में से कोई भी एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो हम उस इंडेक्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस लिस्ट के अंदर से थर्ड एलिमेंट चाहिए, तो मुझे अगर उस थर्ड एलिमेंट का इंडेक्स मौजूद होगा तो बहुत आसानी से हम उस एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस लिस्ट का नाम लिखा एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट बना दिया। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी इंडेक्स लिखूं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ इंडेक्स नंबर 4, और अगर मैं इस इंडेक्स फोर्थ इंडेक्स को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू जो है प्रिंट हो जाएगी। फोर्थ इंडेक्स जो है रिमेंबर कि फिफ्थ वैल्यू होती है, जो कि पांचवी वैल्यू इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, जो कि अभी प्रिंट हो जाएगी। देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट है वो 5 है। 5 इसलिए क्योंकि हमने फोर्थ इंडेक्स को कॉल आउट किया था, फोर्थ इंडेक्स को प्रिंट करवाया था। बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे फ्रूट्स वाली लिस्ट में से सेकंड एलिमेंट यानी बनानास की वैल्यूज़ निकालनी है, तो फ्रूट्स के बाद मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा एंड बनानास की जो इंडेक्स है उसकी वैल्यू मैं रखूँगा। रिमेंबर इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो एप्पल्स का इंडेक्स 0 है, बनाना का इंडेक्स जो है वो 1 होगा। 1 में लिखूँगा और इस पूरी की पूरी वैल्यू को प्रिंट फंक्शन में रैप कर देंगे और उसको रन करेंगे, जो हमारा आंसर है वो बनाना होगा। देख सकते हैं अब आउटपुट में जो है बनाना हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट की कोई भी एक वैल्यू को निकाल सकते हैं, उसके इंडेक्स अगर हमें पता हो तो। इसी तरीके से किसी लिस्ट को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। लिस्ट को मॉडिफाई या लिस्ट में कोई नई वैल्यू ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूँ, अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट 6 नंबर वाली लिस्ट के, इस लिस्ट के लेट्स से कि थर्ड एलिमेंट को मैंने चेंज करना है, इस थर्ड एलिमेंट की जगह कोई और वैल्यू लेकर आनी है और इस लिस्ट को एक्सपेंड करना है। इसका तरीका यह है कि क्योंकि हम थर्ड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो थर्ड एलिमेंट का जो इंडेक्स है वो एक्चुअली 2 होगा। तो मैंने इंडेक्स की जगह 2 लिख दिया एंड देन इजिकल्स टू लिखा, एंड देन जो भी मेरी पसंद की वैल्यू है वो मैंने इजिकल्स टू के बाद लिखनी है। फॉर एग्जांपल मैं इजिकल्स टू के बाद लिख देता हूँ 8, मैंने 8 लिख दिया एंड नाउ मैं प्रिंट करूँगा अ लिस्ट ऑफ फर्स्ट 6 नंबर वाली
सेम लिस्ट को। इसको रन करके देखते हैं, जो लिस्ट होगी वो हमारे पास आ जाएगी मॉडिफाइड, क्योंकि हमने अभी एक 8 वैल्यू जो है उसको एक्स्ट्रा ऐड किया है। अगर आप देख सकते हैं तो जो थर्ड एलिमेंट था यानी सेकंड इंडेक्स वाली वैल्यू थी उसमें पहले 3 मौजूद था, लेकिन अब 3 की जगह 8 आ चुका है। तो इस तरीके से किसी भी लिस्ट को मॉडिफाई किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर मैं फ्रूट्स वाली लिस्ट में कोई एक्स्ट्रा फ्रूट को ऐड करना चाह रहा हूँ, या किसी फ्रूट को हटा के दूसरे फ्रूट को ऐड करना चाह रहा हूँ, तो उसका तरीका क्या है। फॉर एग्जांपल मैं बनाना की जगह पेयर करना चाह रहा हूँ इस लिस्ट को। तो बनाना की जो इंडेक्स है, इंडेक्स वैल्यू है वो 1 है, मैंने फ्रूट्स के साथ 1 लिखा, एंड देन इज इक्वल्स टू में जो भी वैल्यू मुझे चाहिए वो मैं लिख दूँगा। तो बनाना की जगह मैंने पेयर लिख दिया। चेक करने के लिए कि हमने जो चेंज किया है वो हो गया है कि नहीं, हम फ्रूट्स वाली लिस्ट को दोबारा से प्रिंट करा देंगे और देखेंगे कि आंसर क्या आता है। हम देख सकते हैं कि जो लिस्ट है उसमें अब बनाने की जगह पेयर्स आ चुका है, तो उसका मतलब हमने सक्सेसफुली एक लिस्ट को मॉडिफाई कर दिया। इसी तरीके से हम अज्यूम करते हैं कि एक लिस्ट है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स के ग्रेड्स हैं, आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। मैं रैंडमली कोई भी मार्क्स लिख देता हूँ, 78, 85, 93, 99, 64। ग्रेड के नाम से एक लिस्ट को मैंने डिफ़ाइन किया। हम अज्यूम करते हैं कि ये जो ग्रेड्स के नाम से लिस्ट डिफ़ाइन की थी, इसमें जो 64 वाले जो मार्क्स हैं वो हमने गलती से लिख दिया, या किसी बच्चे के मार्क्स थे वो 64 नहीं थे, हमने गलती से लिख दिया। तो उसको हटाने का तरीका ये है कि हम ग्रेड्स लिखेंगे, यानी जो लिस्ट का नाम है वो लिखेंगे, एंड डॉट रिमूव वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, एंड राउंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू थी 64 वो हम लिख देंगे। इसके करने से जो है 64 वाली वैल्यू रिमूव हो जाएगी इस लिस्ट के अंदर से। हम प्रिंट फंक्शन अप्लाई करेंगे, ग्रेड्स को प्रिंट करेंगे, एंड प्रिंट करके देखेंगे तो 64 अब मौजूद नहीं होगा। हम देख सकते हैं कि लिस्ट में पहले 5 एलिमेंट्स थे, अब आखिरी एलिमेंट जो है वो हट गया। तो इस तरीके से हम किसी भी लिस्ट में से कोई एलिमेंट को हटा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम अज्यूम करते हैं कि 64 जो मार्क्स बच्चे के थे वो 64 नहीं, वो एक्चुअली 94 थे। अब हमने रिमूव वाला फंक्शन अप्लाई करके 64 का हटा दिया। अब हमें वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी 94 वो भी ऐड करनी है उस लिस्ट के अंदर। तो उसका तरीका कुछ ऐसा है कि हम ग्रेड्स जो लिस्ट का नाम है उसको लिखेंगे, एंड डॉट अपेंड के नाम से एक फंक्शन है वो लिखेंगे। ग्रेड्स डॉट अपेंड लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो करेक्ट वैल्यू थी, जो कि इस केस में 94 थी, वो लिखेंगे। और इसके करने से हमारी जो लिस्ट है वो अपडेट हो जाएगी। उसको एक दफ़ा फिर से चेक भी कर लेते हैं। प्रिंट फंक्शन में हम ग्रेड्स लिख देते हैं, इस फंक्शन को रन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट जो एलिमेंट है वो अपडेट हो चुका है। तो ये था किस तरीके से हम लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं पाइथन में, और किस तरीके से लिस्ट को रिमूव या कोई एलिमेंट उसमें ऐड किया जा सकता है। लिस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाटा टाइप है पाइथन के अंदर, और अगर आप डाटा को ऑर्गेनाइज या मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो आपको लिस्ट का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे से आना चाहिए। अगला जो कॉन्सेप्ट जो जानना बहुत ज़रूरी है पाइथन की अगर हम बात करें तो वो है लूप्स। अब सबसे पहले जो चीज़ जानना ज़रूरी है वो ये है कि लूप्स होते क्या हैं, फिर अगला जो स्टेप होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि लूप्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं पाइथन में। तो लूप क्या होते हैं? लूप्स जो हैं वो कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर का नाम है। मैं आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि लूप जब हम अप्लाई करते हैं तो एक ही कोड जो है वो बार बार रिपीट होता है अनटिल जो हमने कंडीशन बताई हुई हो वो ना कंडीशन मीट हो जाए। अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि हमें एक टास्क मिला हुआ है और उस टास्क में हमें फर्स्ट 5 एलिमेंट्स, फर्स्ट 5 नंबर्स जो हैं उनको प्रिंट करना है। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि मैं प्रिंट करूँगा एंड देन 1 लिख दूँगा, फिर मैं लिखूँगा प्रिंट एंड मैं 2 लिख दूँगा, फिर मैं प्रिंट 3 लिख दूँगा, प्रिंट 4 लिख दूँगा, एंड देन प्रिंट 5 लिख दूँगा। इस कोड को एक दफ़ा अगर मैं रन करूँ तो 1 से लेकर 1 2 3 4 5 सारे जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे।
ये तरीका बिल्कुल सही है, प्रिंट कर सकते हैं 1 से लेके 5 तक के नंबर। लेकिन ये जो तरीका है इसमें हमें एक ही चीज़ 5 दफ़ा करनी पड़ी, 1 2 3 4 5 सारे के सारे प्रिंट करने पड़े। अगर हमें इस तरह का टास्क दिया जाता कि 1 से लेके 10 तक के नंबर प्रिंट करना है, वो भी हम कर लेते, प्रिंट 5 प्रिंट 6 प्रिंट 7 प्रिंट 8 प्रिंट 9। अगर हमें 1 से लेके 100 या 1 से लेके 1000 के नंबर्स लाइन से प्रिंट करने को कोई टास्क दे दे, तो ऑब्वियसली अगर हम एक एक करके सारे प्रिंट कराएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस हमारे टाइम को बचाने के लिए और एफिशिएंट वर्किंग के लिए लूप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। लूप्स को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है जिसमें 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब आपको एक बात बताता चलूँ साथ साथ कि पाइथन में जो है दो टाइप्स के मेन लूप्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं, एक वाइल लूप कहलाता है और एक फॉर लूप कहलाता है। मोस्टली जो यूज़ होता है वो फॉर लूप है, और फॉर लूप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस लिस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से हम इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फॉर लिखा जो फॉर लूप है। हम अज्यूम करेंगे कि इस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उन सब एलिमेंट का कोई एक नाम है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो जितने भी नंबर्स हैं हम उसका कोई ना कोई एक नाम सोचेंगे। मैंने बोला कि ये एक लिस्ट है और इसके अंदर 10 नंबर्स हैं, तो मैंने उसका कोई भी नाम सोच लिया, मैंने नंबर्स लिख दिया, फॉर नंबर्स। मैं इस नंबर्स की जगह ए भी लिख सकता था, मैं बी भी लिख सकता था, मैं एक्स भी लिख सकता था, मैं कोई भी नाम लिख सकता था, कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई एरर नहीं देगा। तो मैंने लिख दिया फॉर नंबर इन, और ये जो लिस्ट है उसका नाम लिख दिया फॉर नंबर इन लिस्ट, कॉलन लगाया, एंटर हमने प्लेस एंटर पे क्लिक किया, प्रिंट कर दिया। एंड मैंने अभी बोला था कि हमने कोई एक नाम अज्यूम करना है सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए जिसको मैंने नंबर बोला था, तो मैं सिंपल प्रिंट नंबर कर दूंगा। इस कोड को अगर हम चलाएंगे तो 1 से लेके 10 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे इस लूप के ज़रिए। हम देख सकते हैं 1 से लेके 10 तक के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। अगर मैं इस वेरिएबल को नंबर की बजाय एक्स बोल देता तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा से इस कोड को रन कर दूंगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम आंसर दोबारा से आया है। मैं इस कोड को फिर से चेंज कर देता हूँ। इसी तरीके से जो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लूप है वो वाइल लूप होता है। वाइल लूप में शुरू में कंडीशन बताती जाती है और वो लूप जब तक चलता है जब तक वो कंडीशन मेट ना हो जाए। उसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि एक वेरिएबल काउंट है जिसकी वैल्यू मैंने 0 रख दिया। अब हमारा वाइल लूप स्टार्ट होगा। वाइल लूप का तरीका ये है कि हम वाइल लिखेंगे एंड देन जो भी कंडीशन है उसको डिफ़ाइन कर देंगे। मैंने कंडीशन डिफ़ाइन की है काउंट इज़ लेस देन 5 एंड देन कॉलन आ जाएगा, और उसके बाद हम काउंट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करेंगे। ये करने के बाद मैं एक और वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ जो कि है काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। अगर हम इस कोड को रन करें तो 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज़ प्रिंट होंगी। देख सकते हैं 0 से लेके 4 तक की वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं। तो ये वाइल लूप एक्चुअली किस तरीके से काम कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने काउंट एक वेरिएबल था उसको 0 के बराबर डिफ़ाइन किया था। उसके बाद हमारा वाइल लूप स्टार्ट हुआ है। वाइल लूप का जो सिंटेक्स है वो बेसिकली है कि हम वाइल लिखते हैं एंड देन एक कंडीशन को डिफ़ाइन करते हैं। कंडीशन मैंने ये डिफ़ाइन की कि काउंट की वैल्यू जो है वो 5 से कम तक रहे, उससे आगे ना जाए। ये कंडीशन डिफ़ाइन करने के बाद यहाँ पे कॉलम लगा दिया। कॉलन के बाद जो है वो अगली लाइन पे आए और मैंने काउंट की वैल्यू को प्रिंट किया। तो सबसे पहले जो काउंट की वैल्यू हमने डिफ़ाइन की थी 0, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। जब ये वाला लाइन ऑफ कोड चल जाएगा तो अगले लाइन ऑफ कोड पे ये आएगा
और काउंट जो कि जिसकी ओरिजिनल वैल्यू इस लूप पे ज़ीरो थी उसमें वन ऐड हो जाएगा। जब वन ऐड होगा तो दोबारा से ये लूप चलेगा एंड देन फिर काउंट की जो वन वैल्यू थी वो प्रिंट होगी। उसके बाद क्योंकि ये लूप चल रहा है दोबारा से ये नीचे वापसी कोड आएगा। काउंट की वैल्यू अब वन थी तो वन प्लस वन करके काउंट की वैल्यू टू बन जाएगी और टू बन के वापसी से ये लूप चलता रहेगा। और ये लूप जब तक चलेगा जब तक ये जो कंडीशन हमने यहाँ पे डिफाइन की गई है वो वाली कंडीशन मैट ना हो जाए, यानी फाइव से लेके फाइव से कम तक की वैल्यूज़, तभी ये कोड जो है हमारा फोर तक चला। अगर मैं इस कंडीशन को चेंज करके 10 कर दूँ तो जो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी वो होंगी 0 से लेकर 9 तक, क्योंकि शुरू में हमने ज़ीरो वैल्यू डिफाइन की है और कंडीशन में मैंने बताया है कि हमें 10 से कम तक वैल्यू रखनी है। तो ये कोड रन हो जाएगा। अभी हम देख सकते हैं कि 0 से लेके 9 तक की वैल्यू। अच्छा, ये शुरू में जो हमने एक लूप लिखा था वो भी प्रिंट हो रहा है, तो मैं इस थोड़ी देर के लिए इस लूप को के साथ जो है वो हैश लगा देता हूँ। तो अब ये वाला जो लूप है ये रन नहीं होगा फॉर लूप, अब सिर्फ वाइल लूप रन होगा। और अब देख सकते हैं कि 0 से लेकर 9 तक की वैल्यू सारी प्रिंट हो गई। इसी तरीके से मैंने एक लिस्ट दोबारा से डिफाइन करी है जिसका नाम फ्रूट्स और इसमें मल्टीपल फ्रूट्स के नाम इस स्ट्रिंग के तौर पे सेव्ड है। इस पर मैं इसमें एक फॉर लूप अप्लाई करूँगा। फॉर वैल्यूज़ कोई भी एक अल्फ़ाबेट कोई भी एक वेरिएबल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था। फॉर वैल्यूज़ इन फ्रूट्स कॉलन आएगा। इसके बाद एक इफ़ कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे। ये मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगी। इफ़ वैल्यूज़ इज इक्वल्स टू बनाना देन मैं लिख दूँगा ब्रेक और नाउ जो वैल्यूज़ हैं हम उनको प्रिंट करेंगे। इस ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा कि जब ये फॉर लूप चलेगा और सारी की सारी वैल्यूज़ एक एक करके प्रिंट होंगी, तो जैसे ही बनाना की वैल्यू आएगी ये लूप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। इसको भी मैं प्रिंट करके बता देता हूँ। तो ये जो कोड का आंसर हमारे पास आया है ये दो लास्ट की दो वैल्यूज़ हैं। इससे पिछली वैल्यूज़ जो हैं वो लास्ट जो हमने वाइल लूप चलाया था उसकी वैल्यूज़ आई हैं, जिसको मैंने अभी तक इसी कोड में रखा है। मैं हटा देता हूँ। फिर से दोबारा से हम रन करके देखते हैं। जब हम रन करेंगे तो इस लिस्ट के अंदर से सारी की सारी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी अनटिल वैल्यू जो है वो बनाना ना आ जाए, और उसके बाद वो लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एप्पल्स और ऑरेंजेस आ चुकी हैं, बनाना वाली वैल्यूज़ हमारी इंक्लूड नहीं हुई। इसी तरीके से एक लिस्ट में डिफ़ाइन कर देता हूँ जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। एंड एक फॉर लूप अप्लाई करेंगे। फॉर नंबर इन लिस्ट्स कॉलन आएगा। एक इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ़ नंबर इज इक्वल्स टू 3 कॉलन आएगा। हम लिखेंगे कंटिन्यू एंड देन उसके बाद हम प्रिंट करेंगे सारे नंबर्स की वैल्यू। इस कोड को भी रन करके देखते हैं। इस फॉर लूप में हमने एक कंडीशन बता दी है कि अगर नंबर 3 आया तो हम लूप को कंटिन्यू कर देंगे और 3 वाला जो लूप है वो स्किप कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर 1 से लेकर 6 तक सारी वैल्यूज़ मौजूद थी। मैंने कंडीशन डिफाइन की थी कि अगर 3 नंबर आएगा तो 3 नंबर के अलावा सारे के सारे लूप चलेंगे, क्योंकि 3 नंबर पे मैंने कंटिन्यू लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं आंसर में 1 है एंड देन 2 है एंड देन 4 है। 3 जो नंबर हमारी लिस्ट में थी वो मौजूद नहीं है क्योंकि हमने कंटिन्यू की वजह से उस वाली इटरेशन को स्किप कर दिया था। अच्छा, इसी तरीके से आपको एक शुरू में मैंने बात बोली थी कि अगर हमें 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स प्रिंट करने को दे दिए जाएँ तो उसका एक तरीका ये है कि हम सारे के सारे नंबर एक एक करके प्रिंट करें। पहले 1 प्रिंट करें एंड देन 2 प्रिंट करें, लेकिन 1000 तक करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो उसकी जगह पाइथन हमें एक चीज़ अलाउ करता है जो मैं आपको बता देता हूँ। हम एक फॉर लूप लिखेंगे और कोई भी एक अल्फ़ाबेट कोई भी एक वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं उसको x लिख देता हूँ। फॉर x
इन एक रेंज हम डिफ़ाइन कर देंगे, और रेंज की स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज़ हम रेंज के अंदर एक ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। तो हम स्टार्ट वैल्यू 1 लिख देते हैं, एंड मैं एंड वैल्यू 1000 लिख देता हूँ। फोर लूप ख़त्म होने के बाद एक कॉलन लगाएंगे, एंटर क्लिक करके एक्स जो वेरिएबल हमने डिफ़ाइन किया था उसको प्रिंट करेंगे। इसको प्रिंट करके हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक लूप चल चुका है और एक सारी की सारी वैल्यूज़ 1 से लेकर 1000 तक की प्रिंट हो रही हैं। लेकिन एक मसला इस कोड में ये है कि हमारी 1000 वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं हुई, 999 तक प्रिंट हुई। इसका रीज़न ये है कि मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोई भी रेंज डिफाइन करते हैं तो उसमें लास्ट वैल्यू काउंट नहीं होती, लास्ट वैल्यू से एक वैल्यू कम काउंट होती है। तो अगर हमें कोई बोलेगा 1000 तक प्रिंट करना है तो हमें 1001 तक की रेंज बतानी पड़ेगी। फर्स्ट वैल्यू हमेशा इंक्लूडेड होती है, लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। तो एक दफ़ा से फिर हम इस लूप को रन कर देते हैं, और अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 1000 तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। देख सकते हैं इस दफ़ा 1000 भी इंक्लूडेड है। इसके बाद जो कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा वो है इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट। अभी लास्ट जो हमने वाइल लूप्स पढ़े थे उसमें एक इफ़ स्टेटमेंट बेसिक सी पढ़ी थी, लेकिन उसको डिटेल में इस पार्ट में मैं बता देता हूँ। इफ़ कंडीशन का, इफ़ एल्स कंडीशन का एक सिंटेक्स बेसिक सा है। हम पहले इफ़ लिख देते हैं और एक कंडीशन डिफ़ाइन कर देते हैं। इसको मैं यहाँ पे जर्नली कंडीशन 1 लिख रहा हूँ। इस कंडीशन को डिफ़ाइन करने के बाद कॉलन लगाते हैं, एंड अगर वो कंडीशन पूरी होती है तो जो आउटपुट हमें चाहिए उस आउटपुट को हम यहाँ पे लिख देते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं होती तो एल्स स्टेटमेंट के बाद जो भी हम आउटपुट डिफ़ाइन करते हैं वो आउटपुट आ जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। हम अज्यूम करते हैं कि हमने किसी की एज डिफ़ाइन कर दी 18, या हम उसको 19 कर देते हैं। एक इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन 18 कॉलन आएगा। अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो हम प्रिंट करेंगे the person is eligible to vote। अगर फर्स्ट कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम प्रिंट करेंगे the person is not eligible to vote। हमने ऊपर एज डिफ़ाइन की हुई है जो कि 19 के बराबर है। ये कोड रन करके देखते हैं। हम देख सकते हैं कि सिंस फर्स्ट कंडीशन जो थी वो मेट हो गई थी, तो हमारा जो फर्स्ट आउटपुट है वो प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इस एज को चेंज करके 15 कर दूं और इस कोड को दोबारा से रन करूं तो इस दफ़ा फर्स्ट कंडीशन हमारी मेट नहीं होगी, क्योंकि एज जो है वो ग्रेटर देन 18 नहीं है। इसकी वजह से एल्स स्टेटमेंट ट्रिगर हो जाएगी और उसका आउटपुट जो है दिस पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट आ जाएगा। इसके बाद एक और इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले मैंने एक नंबर डिफ़ाइन किया है जो कि 9 के बराबर है। नंबर डिफ़ाइन करने के बाद एक इफ़ स्टेटमेंट स्टार्ट की गई है, और ये वाली जो इफ़ स्टेटमेंट है इसमें लिखा हुआ है कि अगर नंबर डिविजिबल बाय 2 है, ये जो यहाँ पे कंडीशन लिखी है ये हमें ये बताती है कि नंबर डिविजिबल बाय 2 है, तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे कि नंबर जो है वो इवन है। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो एल्स स्टेटमेंट ट्रिगर हो जाएगी, और इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर दो हमारे पास कंडीशंस वापसी आ गई हैं। एल्स स्टेटमेंट पहुँच के वापसी से ये नंबर चेक किया जाएगा जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये नंबर ग्रेटर देन 0 है देन प्रिंट होगा कि द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड ऑड। अगर ये वाली कंडीशन भी पूरी नहीं होती तो फिर ये वाली एल्स स्टेटमेंट आ जाएगी जिसके मुताबिक प्रिंट हो जाएगा कि द नंबर इज़ नेगेटिव एंड ऑड। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इफ़ स्टेटमेंट, इसको नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे नंबर की जगह 8 लिखा हो और मैं इस कोड को रन करूं
तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो है द नंबर इज़ इवन, क्योंकि नंबर इवन था। सबसे पहले ये कंडीशन चली, इस फर्स्ट कंडीशन की इफ़ स्टेटमेंट को चेक किया गया, तो वो जो नंबर 8 हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था वो डिविजिबल बाय 2 था। उस और ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई थी, जिसकी वजह से नंबर इज़ इवन डायरेक्टली प्रिंट हो गया। अगर ये नंबर 8 के बजाय मैं 9 कर दूँ और फिर मैं इसको प्रिंट करूँ, तो सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी और ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 9 जो है वो इवन नंबर नहीं है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स स्टेटमेंट पे ये कोड जाएगा। एल्स स्टेटमेंट के अंदर भी हमने दो इफ़ स्टेटमेंट लगाई हुई है, क्योंकि ये नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट चल रही है। इस इफ़ कंडीशन में ये चेक किया जाएगा कि जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ था क्या ये ग्रेटर देन ज़ीरो है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, अगर ये वाली नेस्टेड इफ स्टेटमेंट ट्रू हुई, तो प्रिंट हो जाएगा कि द नंबर इज़ पॉजिटिव एंड ऑड, जो कि यहाँ पे इस केस में प्रिंट हो चुका है। अगर मैं इस 9 की बजाय मैं इस नंबर को -7 कर दूँ और मैं प्रिंट करूँ, तो इस केस में ये वाली इफ स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी और एल्स वाली स्टेटमेंट जो है जिसमें लिखा हुआ है कि नंबर इज़ नेगेटिव एंड ऑड, वो प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे ये कोड रन हो जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव एंड ऑड लिखा हुआ आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे द नंबर इज़ नेगेटिव एंड ऑड लिखा हुआ आ गया। दूसरा पार्ट और है जो जिसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को जानना ज़रूरी है बिफोर आप लोग जो है थोड़े एडवांस्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की तरफ से जाएँ। वो जो कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शंस का। फंक्शंस जो हैं वो एक ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, एक पूरा प्रॉपर ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है। उसकी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। फंक्शन को डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है कि हम सबसे पहले DEF लिखते हैं और स्पेस दे के फ़ंक्शन का कोई नाम लिख देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़ंक्शन का नाम थोड़ी देर के लिए माई फंक्शन लिख रहा हूँ। हमने DEF लिखा, यानी हम डिफ़ाइन करें फ़ंक्शन को, स्पेस लिखा और एक फ़ंक्शन का जो भी नाम हमने सोचा है वो हमने लिख दिया। इस फंक्शन को लिखने के बाद मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट लगाने के बाद एक कॉलन यहाँ पे आ जाएगा। इस ब्रैकेट में फंक्शन के जितने भी आर्ग्यूमेंट्स हैं वो आएंगे। आर्ग्यूमेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं और फंक्शन उससे आंसर निकालता है। अगर ये बात समझ नहीं आ रही तो जब हम ये फंक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आराम से समझ आ जाएगी। मैं बोलता हूँ कि एक फ़ंक्शन मैंने डिफ़ाइन किया है और उसके दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, यानी दो वैल्यूज़ हैं जो उस फंक्शन में यूज़ होंगी, और उन आर्ग्यूमेंट्स को मैंने बोल दिया है a, b। कॉलन के बाद मैंने एंटर प्रेस किया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सम लिखा है और मैं दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने के बाद हमें इसकी वैल्यू को रिटर्न करना है, यानी हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाए तो हम लिखेंगे रिटर्न और हम डायरेक्टली लिख देंगे सम, जिसको हमें रिटर्न करना है। अब ये कोड हम लिख चुके हैं, ये फंक्शन हम डिफ़ाइन कर चुके हैं। ये एक फ़ंक्शन है जो दो वैल्यूज़ a और b को ऐड करके उसका आंसर दे देता है। तो इस फंक्शन की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। मैंने लिखा माय फंक्शन, हम ब्रैकेट लगाएंगे और दो जो आर्ग्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि a और b हैं, उनकी वैल्यूज़ अपने मर्ज़ी के मुताबिक हम रख देंगे। तो पहली वैल्यू मैं 2 रख देता हूँ, दूसरी वैल्यू मैं 3 रख देता हूँ। आंसर हमारे पास कॉमा लगा के हम लिखेंगे, आंसर जो हमारे पास इस फंक्शन का आएगा वो इस फंक्शन के दोनों आर्ग्यूमेंट्स का सम यानी 5 आना चाहिए। अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो ये कोड जो है कोई वैल्यू नहीं दिखाएगा, और उसका रीज़न ये है कि मैंने इस वैल्यू को, इस फंक्शन को प्रिंट फंक्शन के अंदर रैप नहीं किया। तो प्रिंट फंक्शन अगर आप देखें तो अभी ये लास्ट टाइम मैंने जब रन किया था तो कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अब मैं प्रिंट फंक्शन के साथ इस फंक्शन को रन करूँगा और आंसर जो है हमारा 5 आना चाहिए। हमारा आंसर जो है वो 5 आ चुका है। इसी तरीके से एक और फंक्शन मैं अगर डिफ़ाइन करूं, और एक फंक्शन ऐसा है जो एक किसी भी नंबर को स्क्वायर कर देता है। लेट्स अज्यूम कि वो एक नंबर a था और उसका स्क्वायर कर देता है। तो मैंने सिंपल डिफ़ाइन लिखा, फंक्शन का नाम लिखा। अच्छा, फंक्शन का नाम भी हम जो फंक्शन जो काम कर रहा होता है उसके मुताबिक रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि कोई अगला कोडर अगर आपका आपका कोड या आपका फंक्शन को देखे तो उसको नाम से ही समझ आ जाए कि कोड, ये जो फंक्शन है ये काम क्या करता है। तो मैं लिख देता हूँ इस फंक्शन का नाम स्क्वायरर, कि ये किसी नंबर को स्क्वायर कर देता है। आर्ग्यूमेंट में हमने a लिखा है। अंदर जो कैलकुलेशन है उसमें मैं लिखूँगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो भी नंबर a था
उसका स्क्वायर हो जाए। अब पाइथन में स्क्वायर करने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं a मल्टीप्लाई बाय a कर दूं, या मैं a की पावर 2 कर दूं। और a की कोई पावर अगर हमें रेस करनी है तो स्टेरिक हम 2 दफ़ा लगाएंगे एंड 2 लिख देंगे। और हमारा जो आंसर जो हमें रिटर्न करना है वो हमें एक्चुअली स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसकी बजाय, सम की बजाय स्क्वायर को रिटर्न कर दूंगा। और अब हमारे जो बनाए हुए फंक्शन को जब कॉल करेंगे जिसका नाम स्क्वायरर है, और उसके अंदर कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट दे देंगे, यानी मैं 5 दे दूंगा, और मैं उसको जब प्रिंट फंक्शन में रैप करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो 25 आएगा। अब देख सकते हैं हमारा आंसर 25 आ गया। इस तरीके से अपनी मर्ज़ी का हम कोई भी फंक्शन बना सकते हैं। बहुत सारे फंक्शंस पहले से ही बने हुए हैं पाइथन में, क्योंकि पाइथन की कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है, और बहुत सारी वेबसाइट स्टैक ओवरफ्लो वगैरह में बहुत सारे लोग एक्टिव हैं इस लैंग्वेज में। और इसके अलावा भी ये तो बहुत बेसिक सा एक फ़ंक्शन था। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो आपका काम आसान कर देते हैं, तो जहाँ जहाँ आप फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं किसी का बनाया हुआ, तो उसको अप्लाई करना कोई गलत बात नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, आपका काम आसान करता है। फंक्शंस के बाद एक चीज़ जो मुझे बतानी है आपको वो कहलाती है मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो फोल्डर था पाइथन पार्ट 1 जो मेरे डेस्कटॉप पे मौजूद है, उसके अंदर 2 फाइल्स मौजूद हैं, एक इंट्रोडक्शन डॉट पी वाई के नाम से है और एक ऐप डॉट पी वाई के नाम से है। मैंने इंट्रोडक्शन वाली फ़ाइल में एक फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है जिसका नाम है स्क्वायरर। मैं उस फंक्शन को न्यू फाइल यानी ऐप डॉट पी वाई में कॉल करा के देखता हूँ कि आंसर क्या आता है। स्क्वायरर, और मैं लिख देता हूँ 6, इसका आंसर आना चाहिए 36। अगर मैं इस कोड को रन करूँगा तो पाइथन जो है मुझे एरर दे देगा, और एरर देने का रीज़न ये है कि ये जो फंक्शन जो मैंने डिफ़ाइन किया था यहाँ पे मुझे एरर आ गया है, और लिखा हुआ है कि जो स्क्वायरर है ये डिफ़ाइन नहीं है। तो मसला रीज़न क्या है इस एरर का, वो ये है कि जो मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन किया था वो फंक्शन दूसरी फ़ाइल में मौजूद नहीं है, और मुझे उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए उस फंक्शन को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं इंपोर्ट कर देता हूँ, और इंपोर्ट करने के बाद जो फ़ाइल का नाम है वो मैं लिख दूँगा, जो कि है इंट्रोडक्शन, सिंपल। और मैं इस इंट्रोडक्शन का एक निकनेम सोच रहा हूँ जिसको मैंने आई बोल दिया। इस निकनेम को अगर मैं एज़ करके लिख दूँ तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बजाय आई लिखूँगा अगली दफ़ा तो वो इंट्रोडक्शन ही कहलाएगा। और अब हमें जब स्क्वायरर फंक्शन अप्लाई करना है तो उससे पहले या तो मैं इंट्रोडक्शन डॉट स्क्वायरर लिखूँगा, या मैं आई डॉट स्क्वायरर लिखूँगा जो मैंने यहाँ पे जिसका निकनेम लिख दिया है। तो अगर मैंने निकनेम लिख दिया तो मुझे पूरा इंट्रोडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आई डॉट स्क्वायरर लिखूँगा, और फंक्शन के अंदर जो है जो भी आर्ग्यूमेंट हमने जिसकी भी वैल्यू का स्क्वायर निकालना है वो हम लिख देंगे, एंड देन हम इस कोड को रन कर देंगे। तो आपने देखा कि 36 इसका आंसर आया है। मैं चाहूँ तो इसको 7 कर देता हूँ, आंसर आना चाहिए 49। आंसर जो 49 आया। ये जो 25 आपको नज़र आ रहा है ये इस वाले इंट्रोडक्शन वाली फ़ाइल में जो कोड था उसका आंसर नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको एक कमेंट बना दूँ तो अब ये वाला फंक्शन रन नहीं होगा, और दोबारा से हम स्क्वायरर को के फंक्शन को अप्लाई कर देते हैं जो कि जिसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 10 का स्क्वायर अगर होगा इस स्क्वायरर फंक्शन के ज़रिए तो आंसर आना चाहिए 100। और आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 100 आ चुका है। ये जितने भी पाइथन के कॉन्सेप्ट्स अभी हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत ही यूज़फुल है आप लोगों के लिए, अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं पाइथन लैंग्वेज में। अगर ये कॉन्सेप्ट्स आप लोग समझ चुके हैं तो कोई भी कोड आपके लिए समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसी तरीके से हमने एक कोड यहाँ पे लिखा है जो कि इथीरियम की प्राइसेस को एनालाइज करता है यूजिंग चैट जीपीटी। अगर जर्नली आप चैट जीपीटी से इथीरियम की लेटेस्ट प्राइस पूछें तो चैट जीपीटी उसका रिप्लाई नहीं देता, क्योंकि चैट जीपीटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो 2021 तक लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमने ये एनालाइजर पाइथन को यूज़ करते हुए बनाया है। और ये एनालाइजर इथीरियम की लास्ट 7 डेज़ की प्राइसेस को यूज़ करता है, और उस लास्ट 7 डेज़ की प्राइसेस को यूज़ करते हुए हमें हमारी क्वेरी का जवाब देता है। हमारी क्वेरी जो होगी वो ये होगी कि हम चैट जीपीटी को लास्ट 7 डेज़ ऑफ इथीरियम प्राइसेस देंगे, एंड उससे पूछेंगे कि क्या हमें बेस्ड ऑन लास्ट 7 डेज़ इथीरियम को ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए, एंड कुछ मल्टी उसके लिए पूरा कोड लिखा गया है। कोड को मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। सबसे पहले चैट जीपीटी की एपीआई की को यूज़ किया है,
और चैट जीपीटी की एपीआई की जो है वो प्लेटफॉर्म openai.com से आपको मिल सकती है। ये की इसलिए यूज़फुल है कि हम इस की के ज़रिए चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करा सकते हैं अपने पाइथन कोड पे। देख सकते हैं कि ये की मौजूद है। इस की से पहले कुछ लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट कराई हैं, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि कुछ पैकेजेस या कुछ लाइब्रेरीज़ हम किसी की बनाई हुई यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारा काम आसान करती हैं। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट किया हुआ है। सबसे पहली लाइब्रेरी जो आप देख रहे हैं वो ओपन एआई की लाइब्रेरी है। ओपन एआई की जो लाइब्रेरी है वो हमें अलाउ करती है कि हम चैट जीपीटी की एपीआई को यूज़ करें। इसके बाद जेसॉन के नाम से आपको एक लाइब्रेरी यहाँ पे नज़र आ रही है। जेसॉन जो है वो जब हम रियल टाइम डाटा ऑफ इथेरियम को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो जेसॉन की जो फाइल फॉर्मेट है उसके अंदर वो सेव होंगी। रिक्वेस्ट की जो लाइब्रेरी है वो हमें अलाउ करती है कि हम किसी और वेबसाइट से लास्ट 7 डेज़ की जो प्राइसेस हैं उनको रिक्वेस्ट करें एंड एक्सट्रैक्ट कर सकें। स्ट्रीमलेट जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जिसको हमने एस के नाम से सेव किया हुआ है या जिसका एलियस हमने एस रखा हुआ है, ये स्ट्रीमलेट जो है ये हमें अलाउ करती है वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना पाइथन को यूज़ करते हुए। और ये स्ट्रीमलेट जो है इसको सीखना बहुत ही ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप वैसे ही कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह सीखनी पड़ेगी, लेकिन स्ट्रीमलेट जो है ये बहुत ही बेसिक से इसके कॉन्सेप्ट हैं और अगर आप चाहें तो राइट अवे आप कोई बेसिक सी वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये प्लॉटलीड और एक्सप्रेस के नाम से जो लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है ये हमें अलाउ करती है कि हम जो डाटा मौजूद है उसको यूज़ करते हुए बिल्कुल रियल टाइम ग्राफ बना सकें। तो इवन अगर आप गूगल में सर्च करते हैं और इथेरियम का एक ग्राफ नज़र आता है तो बिल्कुल वैसे ही ग्राफ हम इस प्लॉटलीड और एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। आखिर में एक लाइब्रेरी जो यहाँ पे मौजूद है वो पेंडास के नाम से मौजूद है, जिसको एलियस दिया हुआ है PD के नाम से। ये पेंडास जो लाइब्रेरी है ये बहुत मशहूर है। अगर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ इंटरेस्टेड है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जो हैं डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस के अंदर भी इंटरेस्टेड होंगे। अगर आप नहीं जानते या आप इस फील्ड की तरफ आना चाहते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ये जो लाइब्रेरी पेंडास के नाम से मौजूद है ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है डेटा एनालिसिस के लिए। ये लाइब्रेरी डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए यूज़ होती है और हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे ताकि हमारा डाटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाए, एक टेबुलर फॉर्म में आ जाए, जिस तरीके से आप एक्सेल में स्प्रेडशीट्स को देखते हैं। और उस टेबुलर फॉर्म में आने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे हमारे चैट जीपीटी के प्रेडिक्शन के लिए, एज़ वेल एज़ हम उस डाटा को यूज़ करेंगे प्लॉटली को फिट करने के लिए और प्लॉटली हमारे लिए वो ग्राफ बनाएगा। हम जो कोड मौजूद है उसके ओवरऑल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिक जनरेशन के नाम से एक फंक्शन डिफाइंड है, जिस फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट यूज़र प्रॉम्प्ट है। ये वो प्रॉम्प्ट है जो हम चैट जीपीटी को देंगे, जो हम यहाँ पे इस कोड में लिखेंगे, जो चैट जीपीटी जिसको यूज़ करते हुए हमें आंसर देगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे मॉडल के नाम से एक आर्ग्यूमेंट मौजूद है जिसके अंदर जो चैट जीपीटी का हम मॉडल यूज़ करेंगे वो लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3.5 टर्बो जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हम इस कोड को रन करेंगे। ये जो फंक्शन है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हमारे एनालिसिस के लिए। हमारा जो यूज़र प्रॉम्प्ट है उसको यूज़ करता है और ओपन एआई की चैट जीपीटी का जो 3.5 मॉडल है उसको इस्तेमाल करते हुए हमें आंसर्स दे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक स्ट्रीमलेट के नाम से एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी और उस लाइब्रेरी को हमने ST का नाम दिया था, यानी एलियस उसको एज करके ST लिख दिया था। ये st.title से जो है हम स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हुए वेब एप्लीकेशन का एक टाइटल लिख सकते हैं, जिसको मैंने इथेरियम एनालाइजर विद चैट जीपीटी लिख दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की। एग्जैक्टली सेम वैल्यू हमें वेब एप्लीकेशन में नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर हमें सब हेडर लिखना है तो स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हुए तो हम st.subheader लिखेंगे एंड देन जो भी टेक्स्ट हमें वहाँ पे डिस्प्ले करना है वो हमें सब हेडर में नज़र आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कूल इथेरियम एनालाइजर एडिटेड लिखा हुआ है। अब अगला सवाल कुछ यूँ है कि चैट जीपीटी को हमें लास्ट 7 डेज़ का डाटा देना है और लास्ट 7 डेज़ का डाटा देने के लिए हम किसी भी वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है कॉइन रैंकिंग के नाम से। ये जो कॉइन रैंकिंग वेबसाइट है इसमें मल्टीपल क्रिप्टो करेंसीज़ की लास्ट 7 डेज़ की प्राइसेस मौजूद हैं। तो अगर मैं सारी प्राइसेस में से इथेरियम को सेलेक्ट करूं तो आप देख सकते हैं कि हमें लास्ट 7 डेज़ ऑफ इथेरियम की प्राइसेस नज़र आ रही हैं। मैं चाहूँ तो इसको 1 आवर की भी प्राइसेस मैं चेंज कर सकता हूँ या मैं चाहूँ तो इसको 5 ईयर की प्राइसेस इसको चेंज करके चेक कर सकता हूँ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लास्ट 7 डेज़ की प्राइसेस, क्योंकि हम लास्ट 7 डेज़ की प्राइसेस का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। अगर आप इस पेज को देखें तो इस पेज की URL में coinranking.com/coin के बाद यहाँ पे कोड लिखा हुआ नज़र आया। एक्चुअली कॉइन रैंकिंग की तरफ से सेट हुआ हर क्रिप्टो करेंसी का एक डिफरेंट यूनिक सा कोड है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इथेरियम की जगह बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन में आपको वो कोड डिफरेंट नज़र आएगा। ये कोड जो है इस
कॉइन स्लैश के बाद से स्टार्ट हो रहा है और ये प्लस से पहले तक का कोड है। ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न आपको अभी समझ आ जाएगा। अभी हम सिंस इथेरियम पे काम कर रहे हैं तो हम इथेरियम को खोलेंगे। सिंस हम इस वेबसाइट के डाटा को यूज़ करते हुए अपने एनालिसिस करेंगे तो हमें इस वेबसाइट की एपीआई की ज़रूरत है। इस एपीआई की ज़रूरत हमें इसलिए है कि हम अपने इस मॉडल के अंदर लास्ट 7 डेज़ की वैल्यू को ऐड कर दें एंड देन उससे एनालिसिस कर सकें। अब एपीआई के लिए एक वेबसाइट एक और मौजूद है जिसको रैपिड एपीआई कहते हैं। रैपिड एपीआई जो वेबसाइट है उसमें आपको मल्टीपल वेबसाइट्स की एपीआईज़ मिल सकती हैं फॉर फ्री। तो अगर हम इस वेबसाइट पर रैपिड एपीआई पे जाएं और मैं कॉइन रैंकिंग सर्च करूं, कॉइन रैंकिंग के पेज पे जाके लेफ्ट साइड पे मुझे गेट कॉइन प्राइस हिस्ट्री के नाम से एक बटन नज़र आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करके राइट साइड पे जो यहाँ पे कोड नज़र आ रहा है उसमें मैं अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज जिसमें मैं काम करूँ उसको यूज़ करूँगा। यहाँ पे हम सिंस पाइथन पे काम करें तो मैं पाइथन पे जाऊँगा एंड देन रिक्वेस्ट्स पे क्लिक करूँगा। रिक्वेस्ट्स पे क्लिक करके अगर आप देखें तो ये कोड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है जो हमें रैपिड एपीआई की तरफ से गिवन है। इस कोड में यूआरएल इस वेबसाइट का एंड मल्टीपल वैल्यूज़ जो टाइम पीरियड है वो भी गिवन है, हमें करेंसी की जो रेफरेंस आईडी है वो भी गिवन है और रैपिड एपीआई की जो की है वो भी मौजूद है। इस टाइम पीरियड को मैं चेंज करके 7 डेज़ कर दूंगा और 7 डेज़ करने के बाद यहाँ से मुझे कोड पूरा मिल जाएगा। ये जो कोड है ये हमारे पास जो हमने कोड लिखा था उसमें मौजूद है, एक फंक्शन गेट इथेरियम प्राइसेस के नाम से उसके अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये यूआरएल भी मौजूद है, ये करेंसी की आईडी भी मौजूद है और रैपिड एपीआई की भी यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। रिस्पांस के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल हमारे पास डिफाइंड है जो कि रैपिड एपीआई की वेबसाइट से सारी की सारी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके हमें प्रोवाइड कर देता है और उस वैल्यू को JSON के ज़रिए हम पोर्ट कराते हैं और एट द एंड आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री के नाम से एक वेरिएबल है जो रिटर्न हो रहा है। ना जितना भी डाटा हमारे पास मौजूद है उसको स्मार्टली एफिशिएंटली यूज़ करने के लिए हमें उसको एक डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डाटा फ्रेम जो होता है वो डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है और वो किसी भी डाटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर आप एक्सेल की कोई फ़ाइल खोलें तो उसमें रोज़ और कॉलम की फॉर्म में जो डाटा होता है अगर उसको हम पाइथन में यूज़ करें तो वो हमारे पास जो है वो डाटा फ्रेम कहलाता है। अब डाटा फ्रेम जो है हमारे काम को आसान करेगा अगर हम इस डाटा को जितने भी हमारे पास लास्ट 7 डेज़ का डाटा मौजूद है उसको हम प्लॉट करना चाहें या उसको हम फीड करना चाहें चैट जीपीटी को एनालिसिस के लिए। अगर आप देख सकते हैं कि ये क्रिएट प्राइस डाटा फ्रेम के नाम से एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया हुआ है जिसमें हिस्ट्री के नाम से एक पैरामीटर जो कि थोड़ी देर पहले अभी हमने रिटर्न किया था और ये हिस्ट्री जो है ये एक्चुअली वैल्यूज़ हैं लास्ट 7 डेज़ ऑफ इथेरियम प्राइसेस की। अगर आप इस फंक्शन के अंदर देखें तो हमने टाइम स्टैम्प और प्राइसेस के नाम से खाली लिस्ट को डिफ़ाइन किया है और उसके बाद जो हिस्ट्री थी उस पर हमने हिस्ट्री जो हमारे पास लास्ट 7 डेज़ की थी उस पर हमने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप लगाने के बाद हमने इस लिस्ट को अपेंड किया है, यानी इस लिस्ट में हमने वैल्यूज़ ऐड की हैं चेंज इन टाइम स्टैम्प की, यानी कि टाइम स्टैम्प जो था जो हमारे पास वैल्यूज़ थी 7 दिन के टाइम की, उस 7 दिन में जितने भी चेंजेस आएंगे वो इस टाइम स्टैम्प में ऐड होते रहेंगे, अपेंड होते रहेंगे। इसी तरीके से प्राइसेस की जो हमने खाली एक लिस्ट को डिफ़ाइन किया था वो भी लिस्ट अपेंड होती रहेगी, यानी उस लिस्ट में वैल्यूज़ ऐड होती रहेंगी जब भी प्राइस के नाम से जो वैल्यूज़ थी हमारी हिस्ट्री के अंदर उसमें कोई ना कोई चेंज आता रहेगा। यहाँ पे हमने डाटा फ्रेम को क्रिएट कर दिया है पिछले डाटा को यूज़ करते हुए और उस डाटा फ्रेम को रिटर्न कर दिया। इधर एक इफ़ की कंडीशन अप्लाई की गई है और इफ़ कंडीशन के साथ हमने स्ट्रीमलेट को यूज़ करते हुए एक बटन क्रिएट किया है जिसके ऊपर एनालाइज लिखा होगा, यानी एनालाइज के नाम से एक बटन मौजूद होगा। अगर उस बटन को हम क्लिक करेंगे तो एक स्पिनर को भी हमने स्ट्रीमलेट के ज़रिए क्रिएट किया है जिस पे लिखा हुआ आएगा कि हम इथेरियम की प्राइसेस को एनालाइज करना शुरू कर देंगे। गेटिंग इथेरियम प्राइसेस के नाम से यहाँ पे एक स्पिनर होगा जो चलता रहेगा और जैसे ही ये प्राइसेस एनालाइज हो जाएंगी तो हमें डन लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये कंडीशन सक्सेस हो जाए तो डन जो है वो प्रिंटेड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद प्लॉटली को इस्तेमाल करते हुए हमने एक लाइन ग्राफ बनाया है। इस लाइन ग्राफ के अंदर हमने जो डाटा फ्रेम यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ था इथेरियम प्राइसेस DF के नाम से उस डाटा फ्रेम को लिख दिया एक आर्ग्यूमेंट में। एक्स एक्सेस पे हमें टाइम स्टैम्प की वैल्यू चाहिए एंड वाई एक्सेस पे हमें प्राइस की वैल्यू चाहिए जो कि हमने यहाँ पे लिख दी। इस प्लॉट का एक टाइटल था वो भी हमने एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे यहाँ पे लिख दिया है इथेरियम प्राइसेस इन द लास्ट 7 डेज़ के नाम से एंड यहाँ पे हमें उस ग्राफ को जो है डिस्प्ले कर दिया। एट द एंड हमें चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट देना है। इस प्रॉम्प्ट को हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। इस प्रॉम्प्ट में हमने ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे इस प्रॉम्प्ट में हमने डिफ़ाइन कर दिया है चैट जीपीटी को जो चीज़ करनी है। इधर लिखा है कि यू आर एन एक्सपर्ट क्रिप्टो ट्रेडर विद मोर देन 10 years of experience. I will provide you with a list of Ethereum prices for the last 7 days.
कैन यू प्रोवाइड मी विद अ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इथेरियम बेस्ड ऑन दीज प्राइसेस। और हमने सारी चीज़ें प्राइस ओवरव्यू, मूविंग एवरेज, RSI और एडवाइस और सजेशंस भी हमने ChatGPT से मांगी हैं कि क्या हमें शॉर्ट टर्म में इथेरियम को ख़रीदना चाहिए या बेचना चाहिए। एट दी एंड हमने कुछ हाइट और कुछ टेक्स्ट एरिया सेट कर दिया है यहाँ पे। अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें टर्मिनल पे जाना पड़ेगा। न्यू टर्मिनल पे क्लिक करके हमें लिखना होगा स्ट्रीमलेट रन, एंड देन जो फाइल का नाम है वो हमें लिख के एंटर पे क्लिक करना। साथ ही साथ जो हमने एनालिसिस की बात की थी वो एनालिसिस हमारे पास मौजूद है, जिसमें प्राइस ओवरव्यू, मूविंग एवरेजेस, RSI एंड एडवाइस एंड सजेशंस वगैरह मौजूद हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस एनालिसिस हमें ChatGPT ये बताता है कि इट मे बी अ गुड टाइम टू बाय इथेरियम फॉर शॉर्ट टर्म। तो ये था हमारा कोड। आप जिस तरह से देख सकते हैं इट्स वेरी इजी कि अगर आप ChatGPT को इंटीग्रेट करा के कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाना चाहें जो आपका काम आसान कर सके। अगर आप चाहते हैं कि इथेरियम के अलावा कोई भी किसी भी कॉइन का एनालिसिस आप करें तो पूरे कोड में सिर्फ एक चीज़ चेंज करने की ज़रूरत है, और वो ये है कि इस URL में आपको इस करेंसी कोड के बजाय अपनी डिज़ायर्ड करेंसी कोड ढूंढनी होगी कॉइन रैंकिंग की वेबसाइट पे। तो अगर आप कॉइन रैंकिंग की वेबसाइट पे जाएं और लेट्स से कि हमें बिटकॉइन को एनालाइज करना है, तो यहाँ से आपको बिटकॉइन का URL के अंदर से बिटकॉइन का जो है करेंसी कोड कॉपी करना होगा, एंड सिर्फ इस पार्ट में आपको वो कोड चेंज करने की ज़रूरत है। एंड जब आप ये कोड रन करेंगे तो ये कोड जो है वो क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूज़ को एनालाइज करके दे देगा।